बग बग विद करण राजदान। आज हमारी जो गेस्ट है इस पॉडकास्ट में वो वास्तुशास्त्र की ज्ञाता है। शी प्रैक्टिसेस वास्तुशास्त्र, शी एडवाइजेस पीपल ऑन वास्तु, और वो टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। प्लीज वेलकम अ फेलो कश्मीरी, शिल्पा धार। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ आके आपके पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो शिल्पा, ये आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई, जरा बताइए। शुरू में मुझे लगता है पैदा होते ही हो गई थी। अच्छा। क्योंकि जब मैं पैदा हो रही थी तो काफी जल्दी थी मुझे बाहर आने की, मतलब दुनिया में। और बचपन से जब से मैंने होश संभाला तो घर पे बहुत ही आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर देखा। क्या बहुत सारे रिचुअल्स कश्मीरी, सुबह 4 बजे उठ के वो शंख का बजना, वो शिवलिंग की पूजा। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं माहौल तो था ही जिसका बहुत प्रभाव पड़ा। और बढ़ते बढ़ते किताबें पढ़ने का बहुत शौक था तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ी, उसका भी प्रभाव पड़ा। वैसे मैंने क्वालिफिकेशन से इंजीनियरिंग की, बीटेक किया आईटी में, लेकिन फिर भी मेरा जो झुकाव था स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो गया नहीं। फिर कुछ कोर्सेज किए स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी पे, टैरो पे, हीलिंग्स पे, अलग अलग। फिर भी एक शांति सी नहीं मिली जब तक मुझे मेरे जीवन में मेरे गुरु नहीं आए। और फिर गुरु की कृपा से सब कुछ संभव हुआ और उनकी दीक्षा से, उनके आशीर्वाद से मैं इस चीज़ में प्रोफेशनली घुसी। जरा थोड़ा अपने गुरु के बारे में बताइए। जी, मेरे गुरु अभी इस दुनिया में नहीं है और आचार्य पी खुराना जी थे और है और हमेशा रहेंगे। उनसे मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हुई थी और जितनी भी शिक्षा है और आज जहाँ भी मैं लाइफ में हूँ, जितने भी क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, सबका श्रेय मेरे गुरु को जाता है। बहुत कुछ सिखा कर गए वो, अभी भी मुझे लगता है मेरे साथ ही हैं, मेरे पास ही हैं। अच्छा। और विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर रहे हैं वो। और ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, जो लोग उन्हें बेहद करीब से जानते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो और लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे आउट ऑफ द वे जाके। ओके। तो मैंने ये भी सुना है कि आपके गुरु बहुत बड़े एक फिल्म स्टार हैं हिंदी के, उनके पिता थे। जी जी बिल्कुल, उनके पिता थे वो। और पूरी दुनिया जानती है और काफ़ी मतलब उनकी ब्लेसिंग्स और उनका आशीर्वाद उनके बच्चों से लेके, उनके क्लाइंट से लेके, जितने भी लोग उनके साथ जुड़े थे उनके जीवन काल में, सबके साथ है। वेरी डिवाइन पर्सन। तो मेक इट वेरी क्लियर, इनके गुरु आयुष्मान खुराना और अपार शक्ति खुराना के पिता हैं। सो व्हाट, आप वास्तु के बारे में उनसे क्या सीखी? जी, वास्तु के बारे में उनसे मुलाकात करने से पहले मेरी जानकारी बहुत लिमिटेड थी, सिर्फ दिशाओं तक सीमित थी, सिर्फ कलर्स तक सीमित थी कि हाँ ये कलर अच्छा होता है, ये इनऑस्पिशियस होता है, काला इनऑस्पिशियस है। बट वास्तु का एक अलग ही दृष्टिकोण मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। उनका ये मानना था कि शिल्पा, अगर ईस्ट की दिशा से एंट्री होना ही इतना प्रभावशाली है तो हर इंसान जो ईस्ट की दिशा से एंटर, जिसका मकान हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, कारोबार की जगह हो रही है, वो कामयाब क्यों नहीं है, वो खुश क्यों नहीं है? तो इसका जो रिलेशन है वो आपकी पर्सनल कुंडली के साथ बहुत ज्यादा है। एक घर में एक फैमिली रह रही है और 2 साल बाद कोई और फैमिली रहती है, दोनों का ग्राफ जिंदगी का बहुत अलग होता है, क्योंकि उनकी पर्सनल कुंडली इन कोऑर्डिनेट्स विद द वास्तु, विद द डायरेक्शन, सारा कुछ मिला के एक कस्टमाइज्ड तरीके से, जिसमें अंक शास्त्र भी आता है, ज्योतिष शास्त्र भी आता है, वास्तु का भी होता है, मतलब इट्स अ मिक्सचर, एमल्गेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग टुगेदर। उसी को हम महावास्तु कहते हैं। अच्छा जी, तो ये उनसे सीखा और उसके बाद जैसे जैसे वो क्लाइंट्स के पास मुझे भेजते थे वास्तु के लिए, वैसे वैसे मेरा अनुभव बढ़ता गया। हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रेजिडेंसेस, सैलून्स, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मुझे लगता है, फिर प्रोडक्शन हाउसेस, जहाँ वास्तु करने वो नहीं बेचते थे। तो उसी अनुभव से, कहते हैं ना, जैसे आप लोगों से मिलते हैं, आप जितना ट्रैवल जिंदगी में करते हैं, लोगों से सीखने को भी कुछ मिलता है और अनुभव भी बढ़ता है। तो अनुभव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ये सब चीज़ें उनके कारण हुई और उन्होंने सिखाया और बहुत कुछ सिखा कर गए। अच्छा, तो अब आप मतलब एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। ये तो वास्तु के बारे में हुआ। जी, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसके बारे में, जिससे हम सब लोग अवगत हैं और
पर एक शिकायत है मुझे कई एस्ट्रोलॉजर्स से, और ऐसा कहती भी हूँ मैं जब बातें होती है क्लाइंट्स के साथ, वो ये है कि कुछ चंद एस्ट्रोलॉजर्स के कारण एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया जाता है, पखंड का नाम दिया जाता है, सुपरस्टिशन का नाम दिया जाता है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती, और जो रेमेडीज जो होती हैं फ्यूचरिस्टिक नहीं होती, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। तो एक चीज जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी कि अगर किसी की कुंडली देख के लगता है कि इसका काम नहीं हो सकता है, उसको मना कर दो। अच्छा, उससे आप दक्षिणा मत लो, उससे फीस मत लो, क्योंकि झूठ बोल के और घुमा घुमा के आपकी क्रेडिबिलिटी एज एन एस्ट्रोलॉजर खत्म होती है। और तमाम उम्र उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। लोग उन्हें इसीलिए प्रेम करते थे, स्वीकारते थे। 30-30, 40-40 साल से उनके क्लाइंट्स वही थे जो रहे हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी थी। वो तब काम पकड़ते थे जब उन्हें लगता था कि हाँ, इसकी रेमेडी जो है वाकई रिजल्ट्स देगी। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी। रेमेडीज होती हैं। प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी के 2 अंग हैं, एक है प्रेडिक्शन करना, फोरकास्ट करना, प्रोफेसाइज करना, और एक है इलाज करना, उसकी रेमेडी देना। तो आप एक तो प्रेडिक्शन करते ही करते हैं, लेकिन उसका इलाज करना, रेमेडी करना, कि जो दुख लेके आपके पास आया वो सुख ही जाए, है ना, वो सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी है। तो वो उनसे सीखने को मिली, और वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वास्तु के अलावा। और आपको लगता है कि आपके गुरुजी ने अपने पुत्र आयुष्मान खुराना को कुछ गाइड किया होगा उनके करियर में? जी बिल्कुल गाइड किया होगा। कई बार मेरे सामने ही उनके फोन आते थे कि पापा ये स्क्रिप्ट मिल रही है तो इसे करूं ना करूं, चुनाव स्क्रिप्टों का करना, और एक्टिंग के लिए प्रोत्साहन करना भी। माता पिता, ठीक है वो गुरु है, एस्ट्रोलॉजर बात की बात है, एज अ पिता जी। वो बहुत ही उनका बड़ा प्रभाव मतलब अपने बच्चों पे, मतलब वो पिता भी अच्छे थे, दोस्त भी अच्छे थे, गुरु भी अच्छे थे, हर तरीके से। जैसे कहते हैं ना भगवान कृष्ण के बारे में 16 गुण 16 कला संपूर्ण, वैसे थे। तो उन्होंने हमेशा, ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस के साथ उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन किया और सक्सेस को हैंडल करना सिखाया, और कई एग्जांपल्स वो शेयर करते थे। अच्छा, जी। तो यानी कि आयुष्मान खुराना काफी लकी हैं कि उन्हें एक गाइड, फिलोसोफर, फादर, फ्रेंड, एवरीथिंग वो अपने पिता में ही प्राप्त हुआ। मैं देखता हूँ कि he came out of nowhere, yes, and then he conquered Bollywood in a big way. yes, And even his younger brother अपार शक्ति, younger ही है ना? younger है, बिल्कुल younger। तो अपार शक्ति भी मतलब काफी सक्सेसफुल रहे हैं। जी, और चाहे ठीक है एक हीरो हैं, दूसरे उतने बड़े हीरो नहीं, लेकिन सक्सेस नापी नहीं जा सकती। वो कंट्रीब्यूशन आपके गुरु का और उनके पिता का जी, वो बहुत रहा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, दोनों का जो वैल्यू सिस्टम है, दोनों बच्चों का तमीज, तहजीब, संस्कार, वो इतने अति उत्तम है, मतलब जैसे उनके अंदर भरे हुए हैं। मतलब अनलाइक अदर पीपल जो एक स्टारडम के बाद थोड़ा सा उनमें वो आ जाता है बदलाव, वो बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही डाउन टू अर्थ, हम्बल, अच्छे संस्कारी, गुरु के चरण स्पर्श करने, माता पिता के चरण स्पर्श करने, उनकी सेवा करनी। तो बहुत ऐसा भाव उनके अंदर आज भी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। आज मैं सुबह भी देख रहा था कि आयुष्मान खुराना का आई थिंक वो अपने बचपन के किसी दोस्त के साथ जो गिटार बजा रहे थे, वो कोई गाना बना रहे थे, एंड मे बी अ सिंगल मे बी रिलीज्ड। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आयुष्मान खुराना अपने बचपन के दोस्त के साथ, यानी दोस्तियां चलती हैं क्योंकि आप में वैल्यूज होती हैं, और आपके गुरु ने अपने दोनों बच्चों को इतनी ज्यादा वैल्यूज दी। ये मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भी कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनके पास आया करते थे? बहुत से ऐसे लोग थे जो आया करते थे। काफी लोग जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं उनके पास आते थे। काफी फिल्मों का मुहूर्त वो करते थे, फिल्मों के नाम चेंज करते थे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि इसमें ये अल्फाबेट ऐड होना चाहिए, ये निकलना चाहिए। काफी ज्यादा मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, कनेक्टेड थे, और अपने बच्चों के स्टार बनने से पहले से कनेक्टेड थे। ओह, मतलब अभी उनके बच्चे स्कूल में ही थे, कॉलेज में ही थे, उनकी जो एस्ट्रोलॉजी की यात्रा थी वो ऑलरेडी बॉम्बे टच कर चुके थे वो, मतलब जी बिल्कुल। तो काफी ज्यादा कनेक्टेड थे फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि टीवी का फेस थे। मुझे लगता है ऐसा कोई चैनल नहीं है आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, जिसपे कि उनके एस्ट्रोलॉजी के शोज नहीं आते थे।
जी पंजाबी से लेके नेशनल टीवी पे उनके एस्ट्रोलॉजी के जो शोज थे वो चलते रहते थे, तो काफी फेमस थे एज एन एस्ट्रोलॉजर। And he was an all-rounder because not only astrology, not only Vastu, I mean you are saying even numerology. एंड उन्होंने 34 से ज्यादा किताबें लिखी थी। एंड क्या बात है? he had authored more than 34 books, इनफैक्ट एक उनकी शायद आने वाली भी थी, और सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी की सारी फ्रॉम रूपा पब्लिकेशंस। तो ही वाज अ वेरी गुड राइटर, वेरी गुड, काफ़ी बुक्स उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे, एस्ट्रोलॉजी पे लिखी हुई हैं, ऑथर की हुई हैं। तो लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम हिज एंड। मैं इमोशनल हो रही हूँ थोड़ा, क्योंकि उनकी उनके शरीर त्यागने के बाद ये पहला पॉडकास्ट है मेरा, मतलब अच्छा। हमेशा जब भी इससे पहले कोई भी, हमने पिछले 3 साल से सारी मीडिया प्रेजेंस जो भी कॉन्फ्रेंस होती थी इकट्ठे ही देते थे। अभी लास्ट ईयर बॉम्बे में अगस्त में किया था, यहाँ जुहू में हमने एक एस्ट्रोलॉजी पे प्रेस मतलब एक सेमिनार टाइप्स, तो हमेशा करते थे। और जब भी एंड होता था मैं उनको बोलती थी कैसा था, और उससे पहले अच्छा, या कभी मैं अकेले कुछ करती थी तो उनको वीडियोस भेजती थी, मैंने आज ये किया, तो फिर बहुत सारा आशीर्वाद देते। मुझे पता है वो साथ है, बट एक ऐसा लग रहा है कोई देखने वाला नहीं है, मैं किससे शेयर करूंगी पॉडकास्ट, मतलब देखने वाले लोग हैं लेकिन वो गुरु से शेयर करना एक अलग ही बात होती है। तो वो जो आप कह रही थी कि उन्होंने आपको अपनी गद्दी दी, तो वो क्या था? वो ऐसा था कि जब मेरी उनसे 10 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो एक होता है आप एक शिष्य बनाते हैं, उसको आप नॉलेज देते हैं। तो शिक्षा बहुत लोगों ने उनसे ली, नॉलेज बहुत लोगों ने उनसे ली, बिजनेस के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एक होता है कि आप एक शिष्य बनाते हैं जिससे आप अपने गुण, अपनी सिद्धियां, अपना सब कुछ लेकर जाते हैं कि अब मेरे बाद ये इस चीज को कंटिन्यू करेगा। तो ये निर्णय इन्होंने 2021 में लिया, एंड ही कॉल्ड अ प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस इन चंडीगढ़, और प्रॉपर मंच पे बकायदा एक सरोपा पहना के इन्होंने वो डिसीजन लिया, और तब इन्होंने ये जिक्र किया। और उस दिन 19 तारीख थी, अच्छा। ही लास्ट ब्रेथ ऑन 19 इन दिस ईयर, एंड 2 साल पहले ये हुआ था 2021 में। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज इन चंडीगढ़। तब उन्होंने ये अपनी इच्छा से और मतलब एक आशीर्वाद के रूप में वो दिया कि अब इसको, पता नहीं उनके मन में क्या आया, क्या सोच के उन्होंने, और बहुत इम्तिहान उसके लिए ही कॉन्स्टेंटली यूज्ड टू टेस्ट मी। मतलब मुझे नहीं समझ आता मेरा टेस्ट लिया जा रहा है, बट वो कॉन्स्टेंटली मुझे टेस्ट, जैसे गुरु होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो काफी स्ट्रिक्ट गुरु थे, बट आई यूज्ड टू एंजॉय दैट प्रोसेस कि ठीक है लर्निंग हो रही है। तो काफी सब्र, काफी पेशेंस, और एंड पे फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द डिसाइपल्स ही एवर हैड इन लाइफ, दिस इज द वन आई एम गोइंग टू। और फिर वो डिसीजन लिया, और फिर वो हुआ, और उसके बाद से फिर ही वॉज ऑल्सो कंटिन्यूइंग द वर्क, आई वॉज ऑल्सो, मतलब काम वो कर रहे थे, इवन दो उन्होंने गद्दी नवाजी थी, लेकिन काम वो कर रहे थे टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही वाज वर्किंग। मतलब ही वाज वेरी पैशनेट कि मैं लोगों को अटेंड करूं, लोग कोई हिताश नहीं जाना चाहिए मेरे दरबार से, काफी उस तरीके के थे। तो अब आपका दिनचर्या क्या रहता है? मतलब आप सुबह उठती हैं, आपके बॉम्बे में क्लाइंट्स हैं या बाहर हैं, या उनके जो पहले क्लाइंट्स थे वो अब आपके पास हैं, आते हैं? जी। तो वो कैसा है, क्या है? बॉम्बे में फिलहाल मैं टाटा स्काई के लिए शूट करती हूँ अलग अलग एपिसोड, स्पिरिचुअल, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, डिफरेंट टॉपिक्स पे। जैसे एक टॉपिक हमने किया था लाफिंग बुद्धा पे, अलग अलग जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट के टॉपिक्स होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। तो लाफिंग बुद्धा घर में रखना अच्छा होता है? ऑस्पिशियस होता है, बट किस दिशा में रखें। और लाफिंग बुद्धा आपने देखे होंगे, कुछों के ऐसे हाथ होते हैं, कुछों के पीछे पोटली होता है, कुछों के पैसे, तो भिन्न प्रकार के होते हैं। तो राशि अनुसार किस राशि को कौन सा लाफिंग बुद्धा सूट करेगा, ये एपिसोड बनाया था। अच्छा। तो इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होते हैं, कलर्स पे अलग अलग एपिसोड्स होते हैं। तो काफी शूट किया टाटा स्काई के लिए, तो उस पर शो चलता है, और 1-2 और चैनल से बात चल रही है। और क्लाइंट्स का जहाँ तक सवाल है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मेरे गुरु के यूएस बेस्ड थे, जो इंडियंस थे और जिनका आना जाना बार बार नहीं होता, तो उनको मैं आजकल गूगल मीट के द्वारा अटेंड कर रही हूँ। मेरे गुरु टेलीफोनिकली करते थे, मैंने सोचा लेट मी टेक इट अ स्टेप अहेड, तो मैं गूगल मीट के द्वारा, बिकॉज लोग रिलेट कर पाते हैं जब वो आपको शक्ल देखते हैं। बाकी चंडीगढ़ में वो रहते थे, तो चंडीगढ़ पंजाब में तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, दिल्ली में है, बैंगलोर में है बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर देयर, बॉम्बे में बहुत ज़्यादा, स्पेशली इंडस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, और एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास करते हैं, वास्तु में भी बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। और मैं कहूँगी मेरे से ज़्यादा विश्वास उनका मेरे गुरु पे था। इट वाज माय गुरुज हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क के लिए मेहनत, तपस्या, वो सब मेरे गुरु खुश रह जाता है उसका। और फिर वो अपने आप अब मेरे पे है कि मैं उस चीज़ को कैसे कंटिन्यू करूं, उनका नाम खराब ना हो, मतलब जैसे जो अपेक्षाएं मेरे गुरु से उनको थी वही उन्हें मुझसे है।
तो उस चीज को मैं कंटिन्यू रख पाऊँ, भगवान और मेरे गुरु मुझे इतना आशीर्वाद दें। तो शिल्पा, हम लाफिंग बुद्धा की बात कर रहे थे, बट आई वुड से लाफिंग बुद्धा comes under the category of feng shui. Feng Shui, yes. So it is not only वास्तु but even feng shui जो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। जी जी। ओके। कई बार क्या होता है, मैं कुछ घरों में ऑफिस में जाती हूँ, वहाँ पहले से लाफिंग बुद्धा होते हैं जिनको लॉर्ड मैत्रेय कहा जाता है चाइनीज उसमें फेंग शुई के अकॉर्डिंग। तो वो पहले से वहाँ मौजूद होते हैं स्टैचू के रूप में। कई लोगों के घरों में हमने देखा बहुत अलग अलग चीजें होती है, टॉर्टाइजेस होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो जब किसी के घर में ऑलरेडी होते हैं तो आई पे अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो भी एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, स्पिरिचुअल एंजल है, एक अलग डायमेंशन की स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है उनकी। और एक टाइम पे वो भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस में थे यहाँ पे रियलिटी में, है ना, अर्थ पे, इस प्लैनेट पे। तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए कि वो उनको कई लोगों के घरों में ऐसे ही पड़े, तो मतलब उसकी उनकी रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ कि क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में है, क्योंकि एक्स वाई और जेड एक्सिस में है, इनके अंदर एक हॉलो स्पेस है। माना जाता है जब हम मूर्ति पूजन की बात करते हैं, वो भी मूर्ति के रूप में होते हैं। मूर्ति पूजन की जब बात करते हैं तो जो भी चीज जिसके अंदर स्पेस होती है वहां नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज विराजमान हो सकती है। इसीलिए कलयुग में मूर्ति पूजन जो है वो वंचित है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग इज एरा ऑफ नाम जपना, स्मरण करना, नित्य नेम करना। सिखिज्म में भी यही कहा जाता है ना, तो बुद्धिज्म में भी यही कहा जाता है। तो अब किसी कारणवश अगर हमारे घर में लॉर्ड मैत्रेय की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मूर्ति है, या लॉर्ड गणेशा की है, तो उनका विधि विधान से किस दिशा में होना, किस तरीके से उनका होना, और कितनी हो, कई लोगों के घर में 3-4 होती है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब वी शुड नॉट कीप देम एज डेकोरेशन पीसेस। हाँ, रिस्पेक्ट होनी जरूरी। मैं तो फ्रांस होके आया हूँ, तो पेरिस में तो बुद्धा बार है। और बुद्धा बार का म्यूजिक तो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। जी जी जी। और वहाँ कुछ हमारी छत से दुगना तिगना हाइट के बुद्धा हैं, और सब वहाँ बैठे हुए शराब पी रहे हैं और सब नॉन वेज खा रहे हैं। नॉट दैट बुद्धा सेड एनीथिंग अगेंस्ट नॉन वेज, बट ही सेड के मरे हुए उनको एनिमल्स को खाना चाहिए, उनको मार के नहीं, मतलब मारना नहीं चाहिए सिर्फ। तो बट ये दुनिया तो वाकई बहुत अजीब हो गई है। तो जनरली शिल्पा, अगर आप गुड लक की बात करें या वातावरण बदलने की बात करें, तो जनरली क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको? जी बिल्कुल। सबसे पहली सलाह और सबसे महत्वपूर्ण सलाह मैं ये देना चाहूंगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, आपने क्लेanलीनेस जरूर रखनी है। क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। अगर आपका घर साफ है, क्लटर फ्री है, उसमें ज्यादा फालतू सामान नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो खराब है अपने डिस्कार्ड कर दीजिए, है ना। तो जितनी साफ सफाई स्वच्छता से आप जीवन में रहेंगे, उतनी ही बरकत आपकी लाइफ में होगी। राइट। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो क्लेanलीनेस इज द फर्स्ट रूल ऑफ वास्तु के लीजिए, या वैसे भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपने एक, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, घर आए यहाँ कपड़े फेंके, यहाँ वो फेंका, नहीं। एक तो डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, जितना हो सके नमक के पानी से पोछे करिए घर पे, है ना। और उसके बाद आपने क्लीनलीनेस जरूर रखनी है। जहाँ आप सो रहे हैं आपके बेडरूम्स क्लटर फ्री होने चाहिए, आपके ड्राइंग रूम्स, आपका किचन बड़ा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो पकता है आपके शरीर में जाता है। जी। ये मेरा मैसेज है सबके लिए। वाह। और हम शिल्पा की ईमेल आईडी और जो भी वो शेयर करना चाहें, हम आपको एंड में स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो हम चाहेंगे कि अगर आप उन्हें कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें लिख भी सकते हैं, या फ़ोन अगर वो नंबर देंगे तो फ़ोन भी कर सकते हैं। बट शिल्पा बक बक विद करण राजदान में आई और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। आई रियली, मैं उनसे मिल तो नहीं पाया, लेकिन आपके गुरु को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने आपको इतना ज्ञान और इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया कि आज आप दुनिया की मदद कर सकती हैं, उन्हें बेहतर जीवन दिला सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।
Thank you so much. It was nice meeting a fellow Kashmiri. Yes, yes. हम दोनों ही कश्मीरी पंडित हैं, मतलब पंडितायन हैं ये तो ये it is really a pleasure to have you on this podcast. Same here, same here. Urzu. Urzu. That's Kashmiri. That's a blessing in Kashmir. Namaskar.